नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। नितिन जो है वो वर्तमान में मोजे में है, बाकी सब लोग मजे में होंगे, है ना? वर्षा, मैं एकदम अच्छा हूं बेटा। होपफुली सभी लोग सही होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मैं एकदम अच्छा हूं बेटा। यूपी बेटा, उसके लिए आप एक काम करिए कि मैंने, है ना, हमारा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, दैट इज यूपीएससी, YOUPSC। उस पर एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है डेडिकेटेडली बुक्स के लिए, है ना। यूपीएससी नाम से एक चैनल है यूट्यूब, उस पर एक देख लीजिएगा, पूरा वीडियो है। तो यूपीएससी की तैयारी के लिए जो बुक्स जरूरी हैं उसको आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है, शुरू करें। चलिए बताइए। तो आपसे पूछा जा रहा है। एक मिनट। एक मिनट होल्ड करिए। हाँ जी, सुनिए साथियों। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अनअकैडमी पर यूपीएससी हो या एसएससी, दोनों ही जगह पर अंकित 10 रेफरल कोड 10% डिस्काउंट दिलाता है। और यूपीएससी सेक्शन में मेरे द्वारा मंडे से इंटरनेशनल रिलेशंस शुरू किए जा रहे हैं। यदि आप यूपीएससी में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए अनअकैडमी पर अंकित 10 रेफरल कोड से 10% का डिस्काउंट, प्लस स्पेशल क्लासेस भी अगर देखते हैं तो एडिशनल 10% का डिस्काउंट। और साथ में अगर मैं बताऊं आपको, तो 10,000 रुपए की 20 बुक्स जो हैं वो इसी सब्सक्रिप्शन में आपको दी जा रही हैं। साथ में आप लोगों के लिए बुक्स के अलावा जब तक प्रीलिम्स नहीं हो जाता, दैट इज जुलाई 2022 तक का सब्सक्रिप्शन, आज अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यानी कि इस महीने 28 अप्रैल तक आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उसी में ये सारी चीजें आपको दी जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं मंडे से आज होने जा रहा है। एसएससी में नेक्स्ट वीक शुरू होने जा रहा है इंडियन पॉलिटी फाउंडेशन बैच के अंदर। तो अगर आप एसएससी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहां से आप फाउंडेशन लेवल पर आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, आपको दो लिस्ट दी गई हैं, इन्हें मैच करना है। पार्टी अटेंड करें या नहीं, कोरोना भी है, नहीं करिए अगर मानते हैं तो। हाँ, विधि चंदन, बिल्कुल डेली करंट अफेयर की क्लास होती है। आइए, बीच बीच में मैं क्वेश्चन के साथ साथ बातचीत करता रहूंगा। पढ़िए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत के अंदर कांग्रेस के प्रेसिडेंट और उनके समय पर कहां पर अधिवेशन अटेंड किए गए, ये सवाल है। सवाल में सबसे पहले डॉक्टर MA अंसारी कौन सा सेशन अटेंड किया? पुरुषोत्तम दास टंडन, सरोजनी नायडू और सुभाष चंद्र बोस। हाँ जी। तो इसमें से एक सीधी सी हिंट है जिसको आप देख रहे हो, बाकी कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन हाँ, आप कुछ चीजों को रिलेट करके जरूर देख सकते हैं। बताइएगा। और उसी से सारा सवाल बन गया। होपफुली आपने कर दिया होगा। करें ऑन? कौन सा पहचाने? विकास, बहुत बढ़िया। जी हाँ, बाकी याद रहे ना रहे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये बात हमें याद रह जाती है ना। इस बात में हमें कोई भी दिक्कत नहीं रहती 1938 के अंदर। ठीक है बेटा, चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन सी बातें हैं जो आपको याद रख लेनी चाहिए? हाँ भाई, तो इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, बाकी जो जितने भी अधिवेशन आपके सामने शो किए गए हैं, ये इनके टाइम टेन्योर के सामने आपके साथ में लिखे हुए हैं। पुरुषोत्तम दास मद्रास, ये सब धीरे धीरे और आपके सामने आते चले जाएंगे। और कारपुर अधिवेशन जो है
वो किसके द्वारा किया गया था? 1925 में सरोजनी नायडू के द्वारा प्रेसाइड किया गया था। पहली इंडियन महिला प्रेसिडेंट थी सरोजनी नायडू, है ना। इससे पहले एनी बेसेंट जो है वो अध्यक्षता कर चुकी थी। हाँ, जयप्रकाश कह रहे हैं सर जो कमेंट पढ़कर आप बोलते हैं वो कमेंट मेरे पास शो नहीं होता। बेटा ये चैट जो है ये प्राइवेट चैट है ना। ये मुझे दिखाई देगी लेकिन आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ में। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? बताइए साथियों, जन गण मन पहली बार कौन से सेशन के अंतर्गत गाया गया था? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा। और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये है नीतिबद्ध था। कब गाया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। जन गण मन, और जनगण मन जो है इसे कब राष्ट्रगान के रूप में सेलेक्ट कर लिया गया था? चौबीस जनवरी 1950 को। ये कौन है बालक? मधुर, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, है ना। 24 जनवरी 1950 को, बहुत बढ़िया। बढ़े आगे साथियों, आगे की तरफ। अगला सवाल, तो ये जनगण मन जो है ये राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा, और इसको 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भाग लिया गया था? लाल बाल पाल। हाँ जी, क्या है इसके अंदर, तो ध्यान से सुन लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। लाल बाल पाल जो कि शुरुआत से ही कांग्रेस की जो विघटन हुआ था 1905 में, जो 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन और 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। और 1907 में कांग्रेस के अलग धड़े के रूप में बैठने वाले जो लोग थे, उनमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और तीसरे कौन से थे? विपिन चंद्र पाल थे। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक जब कांग्रेस का स्प्लिट हुआ तो उसी समय मार्ले मिंटो सुधार आए थे, और उस समय बाल गंगाधर तिलक को सजा दे दी गई थी, ये बाहर हो गए। सजा से बाहर जब ये निकल करके आए तब जाकर के इन्होंने भारत के अंदर होम रूल लीग की स्थापना करी। कांग्रेस के अंदर क्या कहते हैं उसको, 1916 के अंदर कांग्रेस के अंदर लखनऊ समझौता होता है जिसके अंतर्गत गरम दल और नरम दल वापस मिल जाते हैं। फिर जाकर के होम रूल लीग के मिलने के कारण लखनऊ पैक्ट जिसे आप कहते हैं, उसके अंदर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, और मिलने के बाद में भविष्य में कांग्रेस की बैठकों में ये आना जाना शुरू करते हैं। तो अंतिम जो सेशन था जिनके द्वारा अडॉप्ट किया गया था वो कौन सा था? अमृतसर सेशन था जो इनके द्वारा अटेंड किया गया था। डेट कैसे याद रखें बेटा? जितनी ज्यादा बार देखोगी उतने ज्यादा याद हो जाएंगे, है ना। चलिए, तो ये इन्होंने मतलब पार्टिसिपेट किया था, और 1919 के अंतर्गत जब मार्ले मिंटो के बाद मांटेग्यू चेम्सफोर्ड आया था उसका इन्होंने विरोध किया था, मांडले जेल इनको भेजा गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ भाई, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, उनको तिथि के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए, यानी सबसे पहले कौन फिर बाद में कौन, इस प्रकार से। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने सरोजिनी नायडू का तो उदाहरण आपको दिया ही दिया है, ठीक है। नेहरू जी, पटेल जी और महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का सेशन आप में से अधिकांश लोगों को पता होता है, क्योंकि ये वो अधिवेशन है जो एक गांव में आयोजित किया गया था, अगर आपको मालूम हो, और वो गांव काफी ज्यादा चर्चा में भी रहा था। तो एक बार के लिए ट्राई करिए, अगर कुछ आपको पता चल जाता है तो उसके बाद शुरू करते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो किसी गांव में आयोजित किया गया था, जो आजकल काफी विवाद में है। कितने इंटेलिजेंट है, तुरंत पहचान लेते हैं आप लोग। बेलगांव, ठीक है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में विवादित हो रखा है आजकल, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, बेलगांव अधिवेशन 1924 याद रखिएगा। 1925 के अंदर सरोजिनी नायडू का हुआ, और उसके पश्चात मेरे प्यारे साथियों, और सरोजिनी नायडू क्या थी? भारत की पहली भारतीय महिला
अध्यक्ष थी, इससे पहले एनी बेसेंट रह चुकी थी, ठीक है। और 1929 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में, और 36 के अंतर्गत फैजपुर अधिवेशन के अंदर भी इन्होंने अध्यक्षता की थी, और 1931 के अंदर कराची अधिवेशन की वल्लभ भाई पटेल के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? हाँ भाई, लाहौर और कराची कब कौन से समय पे अधिवेशन हुआ नहीं था? 1929 में लाहौर हुआ, और 1929 में लाहौर हुआ, और 1931 में कराची हुआ। कौन से समय पे अधिवेशन नहीं हुआ था? 1930 में नहीं हुआ था, ठीक है। और इसी चक्कर में इसको याद रखने के लिए मैंने ऐसे याद रखा है, लाल कृष्ण आडवाणी वहीं पैदा हुए थे, तो एल के लाहौर पहले, फिर कराची बाद में। और जब कराची अधिवेशन के लिए जा रहे थे तब गांधी जी को झंडे दिखाए गए थे कि उन्होंने शहीद भगत सिंह को बचाने में मदद नहीं की थी, ठीक है। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट लेड टू द स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विच रिजल्ट इन द इमरजेंस ऑफ सॉफ्ट पार्टी एंड हॉट पार्टी? नरम दल और गरम दल जो है, ये तो सॉफ्ट एंड हार्ड में, हॉट में मत जाइएगा जबरदस्ती में, नरम दल और गरम दल याद रखिएगा, एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं इनको। तो कौन सा ऐसा आंदोलन था जो इस चीज के लिए जिम्मेदार बना, कांग्रेस के विभाजन के लिए? कि गूगल ट्रांसलेटेड कर रखा है। हाँ भाई, प्रदीप कुमार की एक न्यूज है, सुन लीजिए। वो संवाददाता प्रदीप कुमार कह रहे हैं कि सऊदी अरब में अब रामायण और महाभारत पढ़ाई जाएगी। बहुत बढ़िया प्रदीप कुमार, मजा आ गया सुन करके भाई। बस अब चैट बंद कर दो यार, है ना, बहुत देर से एक ही चीज लिख रहे हो, दिख गया बेटा, है ना। हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथियों, स्वदेशी आंदोलन के मुद्दे पर जो कि 1905 में हुआ था, और उस आंदोलन के मुद्दे पर ये भारत के अंदर नरम दल और गरम दल विभाजित हो गए थे। क्यों विभाजित हुए थे 1907 में? क्योंकि नरम दल के लोग कहते थे कि स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल विभाजन के कारण शुरू हुआ था, देखिए दो बातें हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा। करजन के टाइम पर बंगाल का विभाजन हुआ। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो जो कांग्रेस के बूढ़े बड़े लोग थे, बूढ़े बड़े से मतलब जो गोखले टाइप के जो पुराने विद्वान लोग थे, उनका कहना था कि नहीं, ये जो आंदोलन है ये सीमित क्षेत्र में रहना चाहिए। सीमित बोले तो बंगाल में ही केंद्रित रहना चाहिए। वहीं जो यंग ब्लड था, यंग ब्लड बोले तो विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इनका कहना था, लाल बाल पाल का, कि भाई बंगाल का विभाजन हुआ है लेकिन बंगाल तो हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो इस आंदोलन को संपूर्ण भारत में किया जाना चाहिए। बंगाल विभाजन जो है वो केवल बंगाल तक सीमित ना रहे, पूरे भारत में जाए। और स्वदेशी मूवमेंट के तहत जो कपड़ों की होलियां जलाई जाएं वो केवल बंगाल में ना हो, सब जगह हो। और दूसरा, स्वदेशी अपनाने का जो मोहर है वो संपूर्ण भारत में फैलाई जाए। ये बात को लेकर के इनके बीच खटपट हो गई, और यहां पर जो बुजुर्ग लोग थे वो तो अड़े रहे कि बंगाल में रहेगा, और जो बाकी लोग हैं वो अड़ गए कि नहीं, पूरे जगह ले जाना चाहिए। तो युवाओं की इस टीम ने कांग्रेस को तोड़ दिया, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद में अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में जो 1919 में हुआ था, जिसमें बाल गंगाधर तिलक आखिरी बार गए थे, में महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना था? अब कांग्रेस का संविधान चुना जाना था। अब कांग्रेस के संविधान के समय पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन उस समय कांग्रेस का संविधान, अब ये सवाल कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, कांग्रेस के संविधान के बारे में चर्चा कौन से अधिवेशन के दौरान हुई थी? तो आपसे पूछा जा रहा है, पहले इस क्वेश्चन का आंसर करिए, फिर हम इसकी डिटेल में चलेंगे। देखिए साथियों, महात्मा गांधी जब कांग्रेस में, जैसे आज हो रखा है कि कांग्रेस में नेताओं का अभाव है, तो मतलब ऐसा लोग कहते हैं कि कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है। और उन दिनों महात्मा गांधी जी जो हैं वो धूम मचा के आ रहे थे, कहां पर? अफ्रीका में। तो महात्मा गांधी जी को अब कौन अपने नेतृत्व में शामिल करे, ये बड़ा मुद्दा था। गांधी जी ने आते ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ज्वाइन करने से पहले उन्होंने अपने गुरु से आशीर्वाद लिया, और वो गुरु कांग्रेसी थे, गोपाल कृष्ण गोखले। उनसे आशीर्वाद लिया और गुरुजी से पूछा कि गुरुजी क्या आदेश है मेरे लिए? तो उन्होंने कहा कि पहले आप कुछ चीजें मतलब डिसाइड करें कि कौन सी पार्टी में आपको बैठना है, क्या आपको करना है। तो उससे पहले आप एक काम, भारत का भ्रमण करिए। यही कारण है कि गांधी जी ने आते ही शुरुआती साल में 1915 में जब लैंड हो गए थे, पूरे भारत का भ्रमण किया और प्रमुख आंदोलन हर कोने में किए। चंपारण का सत्याग्रह ले लो, खेड़ा आंदोलन ले लो, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह ले लो,
उन आंदोलनों में उन्होंने वही सारी ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स अपनाई जो वो अफ्रीका में अपना के आए थे, जिनसे वो अफ्रीका में हिट हुए थे। उन्हीं टेक्निक्स को उन्होंने यहां अपनाया और उन्होंने पाया कि लोग सब जगह एक जैसे ही हैं, सबकी परेशानियां एक जैसी ही हैं। इसके बाद में फिर उन्होंने निर्णय लिया कि अब हमको एक संगठित कांग्रेस बनाने की आवश्यकता है। लोगों से जब समझ लिया, लोगों की समस्याओं को समझ लिया, और आज भी भारत में जिन जिन नेताओं ने गांधी जी की तरह टेक्निक अपनाई है कि पद यात्रा पर निकल गए, लोगों की समस्याएं समझने में निकल गए, दुनिया में क्या दिक्कतें हो उनको समझने निकल गए, वो वाकई में जन नेता बनकर के निकलते हैं। फिर चाहे जेपी का आंदोलन ले लो, और चाहे वर्तमान में निकले हुए वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी ले लो, ये सभी लोग पदयात्रा करके निकले हुए हैं। इसी प्रकार झारखंड के डॉक्टर साहब जो हैं, क्या नाम है उनका, जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, नाम भूल रहा हूं, झारखंड वाला कोई बताएगा? ममता दीदी भी यही करती हैं, डॉक्टर साहब है ना, हेमंत सोरेन नहीं यार, छोड़ो, भूल गया। नहीं, छत्तीसगढ़ के हैं फिर शायद डॉक्टर साहब, नाम भूल रहा हूं, माफी चाह रहा हूं। मैं एक बार रिफ्रेश कर दे रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कुछ दिक्कत आ रही है। रमन सिंह, जिया यादव ने बताया ना, रमन सिंह भी जब सबसे पहले आए थे तो इसी प्रकार से आए थे। यस, अब वो कहां पर थे रमन सिंह ये बता दो, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड, बस इतना कंफर्म कर दो। हाँ, मैं उनका ही नाम ढूंढ रहा था, छत्तीसगढ़ थे ना, हाँ छत्तीसगढ़ के। ये सभी पद यात्रा करके निकले हुए लोग हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो आपसे ये सवाल पूछा गया तो इधर की तरफ आपको बताया हुआ है कि भाई कांग्रेस के पास में अपना एक विधान होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए जिससे कि कांग्रेस चल सके। तो उसको बनाने के लिए फिर एक विधान बनाया गया, लोगों को फिर इसमें शामिल करना था, बीजी बाल गंगाधर तिलक, सीआर दास, इन सबको इसमें शामिल किया जाना तय किया गया। लेकिन इनके पास बहुत ज्यादा काम हुआ करता था, वर्कलोड हुआ करता था, और इसके बाद में फिर एनसी केलकर, आईबी सेन, इनको शामिल करके फिर कांग्रेस का संविधान लिखवाया गया, है ना। हाँ, सीएम रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के, बिल्कुल। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा है? वो कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें किसी गवर्नर जनरल ने भाग लिया? गवर्नर जनरल भी आया था। हाँ, किरोड़ी लाल जी ने भी ऐसे की थी। मैं कह रहा हूं जो भी थोड़ा बहुत कांग्रेस को समझने का प्रयास करते हैं वो सभी इसी प्रकार का कार्य करते हैं। बताइए। करें, बहुत अच्छा सवाल है असल में, लेकिन मतलब इसमें आप कुछ हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसा भी कहेंगे कि सर सवाल फंसाने वाला था, लेकिन करते हैं, चलिए ट्राई। साधना कह रही हैं कि सर रमन रमन सिंह तो बीजेपी के थे। बेटा बीजेपी के थे, आइडियोलॉजी सबने उन्हीं की अपनाई है। कौन से वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी जो हैं वो थोड़ी ना कांग्रेस के हैं। आइडियोलॉजी सबने अपना ली, पार्टी से डिपेंड नहीं करती आइडियोलॉजी। गांधी जी थोड़े दिन बाद कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको ग्रैब कर ही लेगी। हाँ जी। अब इधर देखिए साथियों, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये कंफ्यूजिंग था, बहुत सारे बच्चों को इसमें फंसना था। बंबई के अंदर लॉर्ड विलिंगटन ने शामिल हुए थे, लॉर्ड विलिंगटन, लेकिन लॉर्ड विलिंगटन उस समय गवर्नर जनरल नहीं थे। आप में से जो लोग परेशान हो सकते थे इस सवाल को लेके, वो लॉर्ड डफरिन को लेकर के थे। लेकिन डफरिन के दिमाग की उपज थी कांग्रेस, है ना। मतलब डफरिन जो है ना, मृत्युशैया पर डली है कांग्रेस, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, विलिंगटन ने 1915 के अंदर इसमें शामिल होकर के काम तो किया था, लेकिन ये उस समय बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, भारत के गवर्नर जनरल नहीं हुआ करते थे। तो ये बंगाल सॉरी माफी चाह रहा हूं, बंबई के गवर्नर हुआ करते थे, भारत के गवर्नर जनरल नहीं हुआ करते थे। 1921 से 31 के बीच में, 1931 से 36 के बीच में विलिंगटन जो है वो भारत के गवर्नर जनरल बन करके आए थे, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखिएगा कि वो गवर्नर के रूप में पार्टिसिपेट किए थे, बाद में वही गवर्नर जनरल भी बने थे। इसी वजह से बहुत बार ये आरोप लगता है कि जो अंग्रेजों के दिमाग की उपज कहा जाता है कांग्रेस को, है ना। और मतलब ये बहुत बड़ा इसके ऊपर आरोप लगता है कांग्रेस के ऊपर कि ये डफरिन के दिमाग की उपज थी, या फिर इसे एक चीज और कही जाती है। हाँ भाई, कोई बताएगा क्या कहा जाता है? सेफ्टी वॉल, ठीक है ना, बिल्कुल, बहुत सही आरती।
इसको ये कहा जाता है कि अंग्रेजों को भारतीयों के मन में क्या चल रहा है इसे जानने के लिए पढ़े लिखे लोग जो कि अंग्रेजी बोलते थे, अंग्रेजों को समझने का प्रयास करते थे, जमींदार लोग जो उच्च वर्ग के लोग थे, इनको शामिल करके एक ऐसी पार्टी का निर्माण करना था जिनसे लोग अपनी समस्याएं साझा कर सकें और उन समस्याओं को अंग्रेज सुन सकें, ताकि ऐसा हो कि गलती से कभी लोग विद्रोह करने उतर आए तो कांग्रेस के माध्यम से लोगों की बातें उन तक पहुंचती रहें। और बहुत लंबे समय तक यह आरोप इन पर लगता रहा। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। इन दो लिस्टों को मैच करना है। इधर क्या क्या है? अबुल कलाम आजाद अमृतसर, सरोजनी नायडू बंबई, मोतीलाल नेहरू कानपुर, राजेंद्र प्रसाद रामगढ़। मैच करिए और बताइए कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। जल्दी से सही आंसर कीजिए, बताइए। सवाल को अगर सरोजनी नायडू को पकड़ लेते हो, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने सरोजनी नायडू आपको बताई हैं, तो इससे ही आपके सवाल के अंदर दो ऑप्शन रह जाते हैं, उनमें से एक उठाना है। अबुल कलाम आजाद, कुछ याद है? भारत के पहले शिक्षा मंत्री, भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ये नाम बहुत ही फेमस है, याद कर लीजिएगा बेटा, है ना। और इसलिए भी याद कर लीजिएगा कि ये भी वो व्यक्ति हैं जो भारत में आज जो आप आधुनिक भारत देखते हैं, आधुनिक भारत का मतलब भारत के अंदर जो आईआईटीज देखते हैं या फिर बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स देखते हैं, उनके जनक इन्हीं को माना जाता है। इन्हीं का विजन था कि भारत के अंदर क्या होना चाहिए, आईआईटी जैसी चीजें होनी चाहिए। ठीक है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी करार दिया था? हाँ भाई, समाजवाद। अब देखिए, यही वो चीज है जिसके बाद में मेरे प्यारे साथियों, असल में जो साम्यवादी सरकारें हुआ करती थी, बी एन रॉय जो कि जाकर के सीख के आए थे साम्यवादी विचारधारा रशिया में, वो परेशान हो गए कि यार कांग्रेस जो है वो साम्यवाद को हड़प ले रही है ना। हाँ सॉरी, एम एन रॉय, बी एन रॉय बोल रहा हूँ, एम एन रॉय। ठीक है, तो वो साम्यवाद सीख करके आए थे और उनको लगा कि यार ये क्या चक्कर है ना, कि जब देखो तब जाकर के ये हम कोई नई टेक्नोलॉजी ढूंढ करके लाते हैं और ये हमारी ही द्वारा लाई गई चीजों को मतलब छीन लेते हैं। तो कांग्रेस ने 1936 में लखनऊ अधिवेशन में समाजवाद को अपना लिया था। जो शब्द है ना समाजवाद, ये शब्द हमारी क्रिएटिविटी है, यूं समझो आप। हालांकि बाद में तो इसको काफी सारे लोगों ने कोट कर दिया, लेकिन कहते हैं कि समाजवाद एक प्रकार के साम्यवाद का ही बिगड़ा हुआ रूप है। बिगड़ा हुआ रूप होने का मतलब हो गया कि भाई साम्यवाद जैसा ही व्यवस्था होंगी, लेकिन इसमें थोड़ा पूंजीवाद का भी स्थान होगा। मतलब साम्यवाद और समाजवाद और पूंजीवाद, इनके गुण अगर मिला दिए जाएं, हाइब्रिड मॉडल बना दिया जाए, इधर से साम्यवाद इधर से पूंजीवाद, और दोनों का मॉडल मिला दिया जाए। और देखिए, भारत की मजबूरी रही है साथियों समाजवाद अपनाना। अच्छा, कईयों को ये वाद समझ में नहीं आते होंगे, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको समझाने का प्रयास कर देता हूं। समाजवाद और साम्यवाद, इन दोनों को अंतर नहीं समझाऊंगा मैं, पहले साम्यवाद और पूंजीवाद का समझा देता हूं। साम्यवाद जो है वो यूएसएसआर के द्वारा फॉलो किया जाता था। इसका मतलब है सर्वहारा वर्ग का शासन, है ना। सर्वहारा वर्ग का, सर्वहारा का मतलब है गरीब लोग जो हैं उनका ही संपूर्ण जगह पर क्या हो, शासन व्यवस्था हो, वही सब लोग पूरी तरह से क्या करें, शासन व्यवस्था को अपनाएं। वहीं पूंजीवाद में यह होता था कि जिसके पास में टैलेंट है या जिसके पास धन है, वो जितना हो सके अपने टैलेंट का उपयोग करे और वो देश के अंदर शासन करे, जैसे अमेरिका के अंदर होता है। लेकिन भारत में दिक्कत ये थी कि पूंजीवाद के कारण तो हम लोग काफी ज्यादा परेशान थे ही, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे यहाँ आई थी वो एक पूंजीवादी ही तो कंपनी थी, उसका तो हम दुख भुगत ही रहे थे। उधर दूसरी तरफ मुसीबत ये थी, आप में से कई विद्यार्थी ये पूछ सकते हैं कि सर एक बात बताओ, जब हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रताड़ित थे तो हमने यूएसए की थ्योरी पूंजीवाद, उसका हमने बिगड़ा हुआ रूप देख ही लिया था। हमने ये देख ही लिया था कि किस प्रकार से पूंजीवाद गलत होता है, तो हमने साम्यवाद क्यों नहीं अपना लिया? ये बहुत बड़ा सवाल है और कई बार आपसे पूछा जाएगा कि फिर भारत ने ऐसा क्यों नहीं किया, गरीब तो थे ही हमारे पास, गरीबों का ही शासन चल लेना चाहिए था, है ना। तो एक तरफ कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है साथियों,
कि जो उस समय की कांग्रेस थी ना, ये लॉजिकल सवाल है और बहुत बार पूछा जाता है, ये ओवरऑल डेवलपमेंट वगैरह कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। हमने एक खिचड़ी बना ली, दोनों में से एक तरफ रहे होते तो कुछ ना कुछ जरूर बनते, हमने बीच की खिचड़ी बना ली। असल में क्या हुआ साथियों, मुसीबत ये थी कि हमारी जो कांग्रेस थी ना, उस कांग्रेस के अंदर जो लोग शामिल थे वो बहुत बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे। अब सोच के देखो, जैसे आज होता है ना, आप लोग आज कह देते हैं कि अडानी अंबानी जो हैं वो भाजपा को चला रहे हैं, डायलॉग बाजी होती है ना, कई बार आप पॉलिटिकल सटायर करते हैं, अडानी अंबानी भाजपा का शासन, ये सब डायलॉग बाजी करते हैं आप लोग। उस समय मेरे प्यारे साथियों जेआरडी टाटा, जमशेद जी रतन टाटा जो थे, वो कांग्रेस के फाइनेंसर, जमनालाल बजाज ये कांग्रेस के फाइनेंसर, उस समय के जो बड़े व्यवसायी हुआ करते थे, ये घनश्याम दास बिड़ला, जीडी बिड़ला, ये साथियों गांधी जी के पांचवें पुत्र, ठीक है। तो ये सब लोग उस समय कांग्रेस के साथी। अब देखो दोनों में थोड़ा सा अंतर समझो आप, टाटा बिड़ला और बजाज ये बहुत पुराने ब्रांड हैं, ये कांग्रेस के फाइनेंसर हुआ करते थे उन दिनों, अदरवाइज कांग्रेस के पास पैसा कहां से आता। तो ये उस समय के रईस लोग हो गए। आ गई बात समझ में। आज अडानी अंबानी निकल के आए हैं, ये भाजपा का समर्थन कर रहे हैं जैसा लोग कहते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ऐसी स्थिति में देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इनकी सहायता के बिना फंड के चल नहीं पाती है, फंड चाहिए होता है बड़ी बड़ी पार्टी करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में ये उस समय का समय था जिस समय गांधी जी, अच्छा अब गांधी जी से पूछा गया, अब गांधी जी ने जो बिड़ला है, जीडी बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला, इनको अपना पांचवा पुत्र डिस्कस कर लिया, पांचवा पुत्र कह दिया। तो अब सवाल बना कि बोले गांधी जी एक बात बताओ, आप गरीबों के पक्ष लेते हो और यहां पर आपने एक इंडस्ट्रियलिस्ट को अपना पुत्र स्वीकार कर लिया, तो ऐसी स्थिति में आप ये बताओ कि कैसे आप देश के अंदर गरीबी मिटवाएंगे, क्योंकि गरीब तो हमारे यहां बहुत सारे हैं। गांधी जी की दो चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर के लोग अक्सर गांधी जी की विचारधारा पर सवाल खड़ा करते हैं। कौन कौन सी? एक तो थी पहली चीज जो कि उन्होंने पूना पैक्ट के दौरान की थी, जिसमें उन्होंने मतलब उनके साथ में दलितों के साथ समझौता करते हुए ये कहा था कि हाँ भाई हम लोग जो है, मतलब असल में तीन चीजें कही जाएंगी, तीन चीजें, मतलब गांधी जी की तीन भूल अगर कही जाए, तीन भूल या तीन चीज जिस पे गांधी जी को लेकर के अक्सर डाउट किया जाता है, कहने वाले चार भी बना देंगे, मैं तीन चार सारी बता देता हूं, इधर सुनिएगा। पूना पैक्ट जिसमें कि अंबेडकर जी सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे थे, गांधी जी ने सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होने दिया। इस पर बहुत ज्यादा बार देश के काफी सारे लोग इनके ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, ठीक है। दूसरा दूसरा था मेरे प्यारे साथियों लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट मतलब 1916 के अंदर मुस्लिम लीग के साथ में जो कांग्रेस का समझौता हुआ था, वो गांधी जी के दिमाग की उपज थी, क्योंकि उन्होंने खिलाफत आंदोलन कर रहे मुस्लिमों का समर्थन प्राप्त करने के लिए कांग्रेस ने मुसलमानों को दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट स्वीकार कर लिया था। देखिए ध्यान से समझना, थोड़ी सी हिस्ट्री है, अगर आप इसको समझेंगे तो मजा आ जाएगा। साथियों घटना कुछ यूं है कि 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी थी तो इसने अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा। 1909 के अंदर मार्लियामेंटो सुधार हुए और उसमें मुस्लिम लीग के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। इस बात का कांग्रेस ने विरोध किया, यही कारण था कि मार्लियामेंटो सुधारों का काफी ज्यादा विरोध हुआ। मार्लियामेंटो सुधारों का विरोध हुआ, लेकिन 1916 के अंदर यही कांग्रेस मुसलमानों के साथ में, मुस्लिम लीग के साथ में मिलकर के समझौता कर लेती है, जिसे मुस्लिमों का तुष्टीकरण कहा जाता है। कहते हैं कि अपने फायदे के लिए मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ा गया। अपना फायदा, उस समय कांग्रेस का फायदा किस चीज में था? कांग्रेस का फायदा था कि वो होम रूल लीग के माध्यम से जो आंदोलन चला रही थी और खिलाफत आंदोलन जो चला रही थी, इन दोनों को कंबाइंड रूप से हिंदू मुस्लिम यूनिटी के रूप में दिखाना, ताकि अंग्रेजों को डरा के यहां से भगाया जा सके, ठीक है। तो इस स्थिति में लेकिन गांधी जी का यह दाव उल्टा पड़ा। उल्टा यूं पड़ा कि खिलाफत आंदोलन ऑटोमेटिक खत्म हो गया, क्योंकि वहां पर कमाल पाशा की सरकार आ गई। कहां पे? तुर्की में। मतलब ये इसके पीछे की कहानी अलग कभी सुनाएंगे। तो इस चक्कर में गांधी जी का ये अटेम्प्ट भी फेलियर अटेम्प्ट माना जाता है। कौन सा वाला? खिलाफत आंदोलन, जिसमें कहा जाता है कि गांधी जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी, ठीक है। तीसरी जो चीज है गांधी जी के द्वारा जो अपनाई गई, वो थी ट्रस्टीशिप की थ्योरी। ट्रस्टीशिप की थ्योरी जिसमें गांधी जी अक्सर जो गरीबों के हितों की बात किया करते थे, उन्होंने, गांधी जी ने मेरे प्यारे साथियों अपने यहां पर पूंजीपतियों के हितों का ध्यान रखने के लिए एक नई अवधारणा प्रस्तुत कर दी, और वो अवधारणा थी ट्रस्टीशिप थ्योरी।
ट्रस्टीशिप थ्योरी का मतलब होता है, ये आप लोग जब एथिक्स पढ़ेंगे तब आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या होता है साथियों, इसमें यह कहा, गांधी जी से पूछा गया कि आपने इतने सारे बड़े बड़े लोगों का समर्थन ले लिया है, जब आपने इतने बड़े बड़े लोगों का समर्थन ले लिया है तो फिर एक बात बताओ, फिर गरीबों के हित में आप कैसे काम करोगे? आप तो काम ही नहीं कर पाओगे। तो गांधी जी ने एक आइडियलिस्टिक बात कर दी, और ये आइडियलिस्टिक बात क्या थी कि भाई देखिए, जो भी दिमागधारी व्यक्ति है या बिजनेसमैन व्यक्ति है, वो अपने द्वारा दिमाग का उपयोग करे या फिर अपनी सुविधाओं का, संसाधनों का उपयोग करे, बढ़िया से वो पूंजीपति बन जाए, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो केवल उतने ही संसाधनों का उपयोग करे जितने की उसे आवश्यकता है। उसके अतिरिक्त जो भी धन उसने कमाया वो उसे समाज में बांट दे। इस अवधारणा को ट्रस्टीशिप अवधारणा कहते हैं। इस अवधारणा को क्या कहते हैं? ट्रस्टीशिप अवधारणा। मतलब इसका यह है कि इस प्रकार का वक्तव्य या व्यवहार अपनाया जाए जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अगर संसाधनों का उपयोग कर रहा है तो वो उनका मालिक बन के नहीं, उनका सेवक बन के उपयोग करे। जितनी उसकी आवश्यकता है खूब उसका भोग विलास करे, जो करना है करिए, लेकिन जब बचा हुआ धन है वो लोगों में बांट दे। तो लोग कहते हैं कि गांधी जी ने एक ऐसा राग दे दिया जिसके चक्कर में भारत से पूंजीवाद कभी गया ही नहीं। और आज यही कारण है कि 10% लोगों के पास भारत की मतलब 99% जो है वो संपत्ति है। आगे बात समझ में? ये मतलब बिग फेलियर्स में काउंट किया जाता है। मतलब ये कहते हैं ना कि भाई इतना ज्यादा धन जो है यहां पर आता है, क्या कुछ है, ये सारी चीजें जो हैं, ये वाली चीज उम्मीद है आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए बाकी दो भूल और भी कही जाती हैं। दो भूल में एक भूल शामिल किया जाता है चोरा चोरी आंदोलन के दौरान जो असहयोग आंदोलन था उसका वापस लेना, और एक और कहा जाता है भगत सिंह जी के लिए उनके द्वारा फांसी के मतलब जो फांसी की सजा थी उस समय इरविन से फांसी की सजा माफ करवाने की मांग ना करना। ये कुल 4-5 इंसिडेंट है जिसमें गांधी जी को क्वेश्चन मार्क देके खड़ा किया जाता है। लेकिन हर किसी का एक डिफेंस है, और हर किसी का डिफेंस है और बहुत ही शानदार डिफेंस है। कभी इस बारे में भी हम चर्चाएं कर लेंगे। नहीं शिवानी, आप गांधी जी को नहीं मानती, इससे बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा ना। कारण यह है कि दुनिया गांधी जी को मानती है। एक समय होगा जिस दिन लोग गांधी जी को इतना मानेंगे, ये कहेंगे कि गांधी जी जो है वो उस समय के आए हुए कोई अवतार थे। ठीक है, क्योंकि इनको समझने के लिए थोड़ा थॉट प्रोसेस चाहिए। हर चीज के पीछे का एक, ये तो मैंने पक्ष बताया, या ये सोचिए मैंने विपक्ष बताया। कभी इसके बारे में पक्ष की बात करेंगे, इन सारे पॉइंट्स का मैं डिफेंस दूंगा और उस डिफेंस से भी आप लोगों को कन्विंस कर दूंगा। ठीक है, तो मैं उस चीज से भी पूरी तरह तैयार हूं। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मॉडर्न हिस्ट्री को जब पढ़ेंगे ना तो इस तरह की चीजें कंक्लूड करके निकालेंगे, तब जाकर के आप इंटरव्यू हुआ, डिबेट हुआ, आंसर राइटिंग हुआ, उन चीजों को आप लिख पाएंगे। हाँ जी, इधर सुनते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1885 में बंबई में हुआ था। कौन सा अधिवेशन की बात की जा रही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में समकालीन अधिवेशन होने के कारण सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो पाए थे। ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। अच्छा सवाल है। अब इसके पीछे की भी कहानी है एक, मतलब इसके पीछे कहा जाता है कि ये जानबूझकर किया गया कार्य था, क्योंकि असल में जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे ये काफी बड़े एक्टिव कार्यकर्ता हुआ करते थे। मतलब इनकी जो कांग्रेस पर पकड़ थी ये बहुत जबरदस्त थी, और ये कांग्रेस में अगर उस समय उपस्थित होते तो चेयरमैन यही बनते। और उस समय के जो तत्कालीन मतलब जो क्या कहते हैं कांग्रेसी नेता थे, वो नहीं चाहते थे कि वीसी बनर्जी के हाथ में, ये क्या बोलते, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के हाथ में क्या चली जाए, लीग चली जाए। तो ये कुछ तथ्य हैं जो आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मुझे भी एक्चुअली क्या WC बनर्जी याद आ रहा है, पर इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी क्यों लिखा हुआ है? एक चीज कंफर्म करनी पड़ेगी कि WC बनर्जी और VC बनर्जी, मुझे थोड़ा सा सुरेंद्रनाथ बनर्जी कंफ्यूजन हो रहा है एक्चुअली। WC था ना व्योमकेश चंद्र बनर्जी। क्योंकि मुझे एक्चुअली बनर्जी तो याद आ रहा है, मैं इस चीज को लेकर के कंफ्यूज हो रहा हूं कि ये चीज हो नहीं सकती। एनीवे एक बार और क्रॉस चेक करूंगा मैं। ठीक है, थे दोनों ही बनर्जी, और दोनों में से ही कौन से बनर्जी थे ये चेक करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं साथियों।
वे राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभ से ही उससे जुड़े थे। उन्होंने बंबई में ज्ञान प्रसारक मंडली बनाई, एक महिला हाई स्कूल की स्थापना करी। 1852 में उन्होंने बंबई की पहली राजनीतिक संस्था बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की। किसके बारे में बातें हो रही हैं? ये कौन था वो व्यक्ति? कौन था वो व्यक्ति? ओल्ड मैन। व्योमेश चंद्र बनर्जी। एक मिनट रुक जाइए, मुझे होल्ड करने दीजिए, क्योंकि दोनों में से कुछ है। मैं गूगल करता हूँ। डब्ल्यू सी बनर्जी, होपफुली वो प्रथम अध्यक्ष थे। हाँ, तो सुनिए, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे ना, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे वो अनुपस्थित थे। इसी चीज की लड़ाई थी। हाँ, मैं कंफर्म हो गया। तो दो बनर्जियों की लड़ाई थी, समझिए आप, बनर्जियों की लड़ाई थी। ठीक है ना? हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित है? कांग्रेस अधिवेशन और उसकी घोषणाएं चेक करिए। 1905 का बनारस अधिवेशन, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, 1908 का मद्रास अधिवेशन और 1909 का लाहौर अधिवेशन। इनमें से कौन सी चीजें सही से मैच करती हैं? कौन से युग्म सही से मैच करते हैं? ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। आपको ये सवाल मैंने पहले भी पूछा हुआ है। हाँ भाई, क्वेश्चन करके मजा आ रहा है कि नहीं, पहले थोड़ा सा ये बताइए। है मतलब हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत कुछ नॉलेज दे रहा है, और इसके पीछे जो डिटेलिंग है ना, वो जरूर काम की है। ये जरा देखिए साथियों, बंबई की डब्ल्यू सी बनर्जी, इसने कांग्रेस ने अपने उद्देश्य की रूपरेखा बनाई। जब 1899 वाला हुआ, इसमें भू राजस्व निर्धारण की मांग की गई। जब गोपाल कृष्ण गोखले बने तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया गया। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की घोषणा करी। रास बिहारी घोष के समय पर नरम दल और गरम दल की वो विभाजन हो गया। कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया। 1909 में एम एन मालवीय पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की अस्वीकृति कर दी। ठीक है ना? कुमार शानू लिख रहे हैं, नहीं आ रहा मजा। बेटा क्या होता है ना, ज्ञान भी आदमी के लेवल के हिसाब से होता है। तो मैं तुमसे मतलब चाह भी नहीं रहा कि तुम इस चीज को समर्थन दो। ये कुछ पढ़े लिखे बच्चों से सवाल पूछा गया था। मैं समझ सकता हूँ बेटा, ये तुम्हारे ऊपर की चीज है, पढ़ना होता है इसके अंदर। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1892 में लंदन में आयोजित करने का निर्णय लिया था। ब्रिटिश जनमत को भारतीय पक्ष में अवगत कराने हेतु 1899 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना की गई थी। ये बहुत ही प्यारा सवाल है। एक्चुअली हुआ ये था कि दादा भाई नौरोजी तो थे ही वहां पर। कहां पर? क्या कहते हैं उसको, इंग्लैंड में, और वहां के सांसद भी थे। तो इन्होंने ये कहा कि भाई मुझे जो है ना, मतलब इंग्लैंड में ही भारतीय कांग्रेस का एक अधिवेशन बुलाना चाहिए, ब्रिटेन में ही, लोगों को अवगत करा सके कि कितनी परेशानियां हैं हमारी। अपनी जो कमेटी बनाई ना, उसका नाम इंडिया था। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? भाई असल में क्या था, दिक्कत ये थी कि हमारी परेशानियां वहां तक पहुंचती नहीं थी, क्योंकि एक प्रकार से यूं समझिए, कांग्रेस जो है ना, वो इस कंक्लूजन पर पहुंची थी। देखिए मैं आपको एक बहुत, आप सोचिए हम कितने सीधे हुआ करते थे, इनोसेंट प्राणी जैसे कहा जाता है, इनोसेंट इंडियंस थे हम लोग। कैसे? हम लोगों को अंग्रेज जो हैं कैसे लगते थे, मैं आपको बताता हूं। हमारे जो नरम दल के नेता थे ना, उन्हें लगते थे अंग्रेज तो बहुत ही अच्छे हैं। हमें ये लगता था अंग्रेज तो बहुत ही अच्छे अल्टीमेट लोग हैं। गलत तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब वो है गलत है, तो इसके बारे में हमें इंग्लैंड जाकर के लोगों को अवगत कराना चाहिए। हमें ये पता ही नहीं था कि पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसी है ये। मतलब ये लोग इतना दोगलापंथी का व्यवहार करते थे कि हम लोगों को, जब भी हम कोई लोग निवेदन लेके जाते थे, आप सोचिए ना, अपन लोग फिल्मों में देखते हैं कि एक भाई जो है वो गुस्सा करेगा और दूसरा भाई जो है वो मनाएगा कि अरे नहीं नहीं, किसने डांट दिया, क्या कर दिया, लेकिन पता चलता है कि वो दोनों एक ही हैं। अंग्रेजों ने इतने साल हम पर शासन किया और हमें यही दिखाया
कि देखो ये लोग गलत हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, ये हमारी बात नहीं सुनते, तुम बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, अच्छा तुम क्या मांग रखते हो, तुम क्या चाहते हो कि तुमको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बिठाएं, चलो बिठा देंगे, और बोलो क्या चाहिए। कांग्रेसी सोचते यार ये तो यार भगवान है अपने लिए, और ये लंबे समय तक चलता रहा। आ गई बात समझ में, लंबे समय तक यही सब हिसाब चलता रहा। और गांधी जी को मेडल मिले हुए थे भाई, बोअर मेडल मिला हुआ था, कैसर हिंद मिला हुआ था, कि यार ये तो मतलब जबरदस्त आदमी है। गांधी जी अंग्रेजों के बहुत बड़े समर्थक हुआ करते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं साथियों। बंगाल के विभाजन के खिलाफ विचार फैलाने के लिए हिताब्दी, संजीवनी, बंगाली जैसे समाचार पत्रों का इस्तेमाल हुआ था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रकार इसने स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा करी। 1906 में कांग्रेस सत्र के दौरान स्व सरकार या स्वराज को भारतीय कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। कौन सी चीज सही है? मेरे प्यारे साथियों, कांग्रेस के द्वारा जो घोषणा थी ना बहिष्कार आंदोलन की, स्वदेशी आंदोलन की, वो टाउन हॉल में की गई थी। टाउन हॉल, कलकत्ता टाउन हॉल। ठीक है, चलिए तो आज का परफॉर्मेंस इंडेक्स यहीं पर देख लेते हैं क्या क्या रहा। शिवम, दमयंती, तेजस्वी, सर वर्डवार पढ़ा दो। देवाशीष, रजनीकांत, प्रमोद, आरिफ, राजहंस और प्रदीप कुमार, ये परफॉर्मर रहे। और आज की कट ऑफ 14 क्वेश्चंस में से हम 9 क्वेश्चन रख लेते हैं। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। तो कल जो है किसान आंदोलन, ठीक है, डन, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। टपूकड़ा का रहने वाला हूँ, होंडा में जॉब करता हूँ, काफी चिंतित है, यदि लोग लॉकडाउन लग गया तो हमें खाने तक का सामान उपलब्ध हो पाएगा? आप टपूकड़ा का शायद आपको कुछ पता हो कि यहाँ लॉकडाउन लग रहा है या नहीं। उज्जैन के रहने वाले हैं, कृष्ण सिंह चावला। देखो भैया, बात ऐसी है कि लॉकडाउन भी अगर लगता है तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आवाजाही पर बैन नहीं रहेगा। लॉकडाउन अगर लगता भी है तो भी आपका आवागमन का मार्ग सुनिश्चित रहेगा, जहां भी आना जाना किया जाएगा। ये फर्स्ट लॉकडाउन के सबक हैं। ठीक है, और खाने का सामान उपलब्ध हो पाएगा क्या? सरकार इन चीजों को व्यवस्थित कर रही है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जहां पर भी आप हो वहां पर नजदीकी जो एसडीएम कार्यालय हो या तहसीलदार का कार्यालय हो, आप वहां पहुंच जाएं। ठीक है, ज्योग्राफी का कंपाइलेशन डाल दिया है। प्रभा तिवारी का मैं रिप्लाई नहीं करता हूं, तो बेटा सवाल तो पूछो। कृष्णा कुमारी, बेटा मैं पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ा चुका हूं, आईआर आने वाला है अभी मंडे से। मेरी नजर में गांधी जी कैसे थे, बस मैं उन्हें भगवान नहीं कह सकता, बाकी मतलब सबसे जिससे मैं सबसे ज्यादा अब तक प्रभावित हुआ हूं वो व्यक्ति गांधी जी थे। जिनसे मैं इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ हूं वो गांधी जी थे। मतलब सोचता हूं कि उनके द्वारा किया गया कोई भी एक कार्य भी अगर पूरी तरह से कर लूं तो काम हो जाएगा। हाँ, गांधी जी और महाराणा प्रताप। चलिए, क्लियर। थोड़ा बात हो जाए, कभी करेंगे बात बात में। चलो बाय।